फिर से ठीक है, तो सर सर अभी क्लास चालू कीजिए प्लीज। क्या हुआ? क्लास चालू कीजिए। हाँ, यूट्यूब से मतलब कोई चैनल है क्या? यूट्यूब में कोई चैनल है? बहुत सारा चैनल है यूट्यूब में। अरे आजकल सब कुछ यूपीएससी मिलता का है, इन्हीं थोड़ा का सा चैनल स्मार्ट है तो ना। बनो, थोड़ा सा स्मार्ट तो बनो, सब कुछ उपलब्ध है। कोई बुक वुक का बहाना मत करो। अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन अमेजन तो अमेजन रेडी, क्या फ्लिपकार्ट और कौन कौन सा सर मिल जाएगा, ओल्ड तो सब मिल एनसीईआरटी जाएगा, मिल रही है, जिसको सब प्रॉब्लम है मिल वो जाएगा, ऑनलाइन सब मिल, मंगवा ले। यस हाँ सर। मिल जाएगा। लेकिन वो पढ़ लेना है, कम से कम 2 बार 4 बार पढ़ लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर जो एक एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसके बाद बस सर एक एक से ज्यादा क्लास नहीं स्टार्ट पढ़ना है। कराइए। किताबें एनसीईआरटी पढ़ लो, इंटरव्यू में तो नानी याद दिलाने जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नानी याद आ जाए वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ना जाने कहाँ से निकालते हैं। नहीं नहीं, उस समय तक जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे तब तक आप इतने परिपक्व हो गए होंगे। हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आपको नहीं पता होगा। देखो एक बात समझ लो आप लोग, फंडामेंटल बुक जिला जो है एकदम, में तो मेरी बात इन सुन, सब कम चीजों से से कम, निपटना पड़ेगा। हाँ सर प्लीज क्लास स्टार्ट कराइए अरे, ना। संभालना है तो इन सब चीजों से निपटना पड़ेगा। हाँ सब निपटना पड़ेगा। देखो आईएएस की तैयारी में बहुत सारा चैलेंज आएगा, अभी आपको, यस आप सर। चलते तो रहो, बहुत सारा चैलेंज आएगा। तब तक आप लोग इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि हाँ ये सवाल ही आपके मन में नहीं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं इतिहास की। हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, राजनीतिक विकास, किसकी? मुगलों की। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास पढ़ रहे थे मुगलों की। अब ये राजनीतिक विकास कई चरणों में हुआ है। एक चरण हमने देखा बाबर का, दूसरा देखेंगे फिर हुमायूं का। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट इससे सवाल पूछेगा ही, लेकिन जब तक से आप इसके पूरे सीक्वेंस को नहीं समझे रहेंगे तब तक से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। फिर उसी तरह से हम लोग जहांगीर का देखेंगे, कहीं कहीं से सीधे सवाल भी पूछा जा सकता है, शाहजहां का। सर म्यूट करवा दीजिए उन लोग। म्यूट ऑफ कर लो। फिर औरंगजेब का। ये लास्ट हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा औरंगजेब का। यानी कि मुगलों का अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना है तो आपको यहाँ तक जानना है। उसके बाद ये पतन डाउनफॉल में चले जाते हैं। ये जैसे फर्रुखसियर कुछ दिन करता है कोशिश, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल। तो मेन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या साम्राज्य का विस्तार हुआ वो आखिरी औरंगजेब का। तो हमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसका पढ़ना होगा, जानना होगा। इसके जानने से हमें कई ऐसे चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे कई ऐसे इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जो पॉलिटिकल से ही डिसाइड हुआ है, राजनीति से ही डिसाइड हुआ है। आप समझ लो एक बात, जब तक से किसी भी राज्य में स्थिरता नहीं होगी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक उसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन सबों में कोई सकारात्मक परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक स्थिरता किसी भी राज्य के लिए जरूरी है। और राजनीतिक स्थिरता जब तक से नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा, तब तक से वो मुल्क हमेशा अस्थिर रहेगा। जैसे अभी के संदर्भ में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी भी देखना होगा उसका, जो आज से मुगलों के समय में हुआ था, मुगल काल में हुआ था, उसको गूगल काल में आपको अनुभव करना होगा। यानी मुगल काल अनुभव को गूगल काल में इम्प्लीमेंट करना होगा। कैसे? म्यूट अपना कर अपना दीजिए माइक सर ऑफ आप। कर लो, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे, इधर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे फिर। हाँ, तो आपको ये जानना होगा, जैसे आज भी आप देखे होंगे कि जिस स्टेट में या जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता है, देन वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उनका ग्लोबल आइडेंटिटी भी प्रभावित हो जाता है, उनको वर्ल्ड कम्युनिटी में उतना वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, कल्चरल चेंज और डेवलपमेंट भी होगा, सोशल इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ होगा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो। जैसे अभी के संदर्भ में एक रिसेंट न्यूज देख लो, अभी आपका उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट लाया गया है, शायद 50,000 करोड़
भारत का सबसे ज्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, तुरंत एकदम निर्णय होता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मस्ट है। अब भैया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन लाएगा? यहाँ पे अकबर लिख लीजिएगा, जहांगीर से पहले, थोड़ा सा छूट गया है, भूल गए थे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको देखना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो कल्चरली साउंड होगा, सोशल इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ होगा, सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक विकास और उत्थान, आर्थिक समृद्धि, सब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है। इसीलिए पॉलिटिक इतिहास में हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास ही पढ़ते हैं। राजनीतिक इतिहास यानी राज्यों का सृजन, उनका प्रशासन, उनका स्थायित्व, इन्हीं सब विषयों पर हम लोग बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं, हम लोग बाबर को देख चुके हैं कि भैया बाबर बहुत कोशिश किया था, लेकिन बाबर की कुछ गलतियां बेचारा हुमायूं को भुगतना पड़ा था। और हुमायूं क्या किया, क्या हासिल किया, क्या खोया, यानी क्या पाया क्या खोया राजनीति के क्षेत्र में, उसकी बात करते हैं। आपको तब यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति समझ में आएगा। यानी कि 1530 से लेकर के 56 तक का भारत का पॉलिटिक्स कैसा था, क्योंकि यही पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा कि भारत किस दिशा में जाएगा। आज भी देख रहे हैं, सरकार बदलता है तो सब कुछ बदलने लगता है, सरकार बदल जाता है, आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व, आपका सोच बदल जाएगा, जीडीपी खोजने लगेंगे आप तुरंत, जीडीपी क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम का क्या स्थिति है, एसडीआई क्या है, जीआईआई क्या है, तुरंत ये सब तुलना करने लगेंगे और बार बार सरकार को उसी मैटर पर घेरेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जानना जरूरी है। आइए चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने हुमायूं के समय में। अब बच्चा ये हुमायूं बेचारा, इसको हम बेचारा कहते हैं, ये मुगल वंश का राहुल गांधी, बस यही समझ लो एक लाइन में। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं अभी देखिए, मुगल वंश का ये राहुल गांधी क्यों है? क्योंकि ये अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन इसका जो फितरत है, किरदार है उसके अंदर का किरदार, वो किरदार के वजह से हार जाता है। जितना दृढ़ता व्यक्तित्व में बाबर का था, उतना इसमें नहीं है। यानी ये आईएएस का एस्पिरेंट नहीं है, ये पीसीएस का एस्पिरेंट है। ये पीसीएस निकाल सकता है, आईएएस नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं कर सकता है, बात करते हैं। चलिए हुमायूं को देखते हैं। समझ में आया यहाँ तक हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यस सर। हुमायूं एक ऐसा, सबसे पहले तो इसका व्यक्तित्व को जान लो। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को या किसी राजनीति को समझना है कि भाई जिसका नेतृत्व है राजनीति में, सत्ता में, तो सबसे पहले आपको उसका व्यक्तित्व देखना पड़ेगा। व्यक्तित्व से ही उसका व्यवहार का पता चलेगा ना, कि वो क्या फैसला लेगा, क्या निर्णय लेगा, कौन से नीति अपनाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका व्यक्तित्व देखना है। तो ये बेचारा बहुत मासूम बच्चा है, मासूम है, इनोसेंट है। इनोसेंट इसलिए है क्योंकि अपने पिता का सबसे दुलारा है। ये समझते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अपने पिता का दुलारा है। यस सर। चार भाइयों में से सबसे प्यारा बच्चा यही है अपने माता पिता का। बाबर, इसकी जो बहन है गुलबदन बेगम, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक में हुमायूं नामा में, याद रखो हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम कहती क्या है कि जो बाबर भारत में साम्राज्य स्थापित करने का कोशिश किया है, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ हुमायूं के लिए किया है। उसको हुमायूं से इतना लगाव है। तो ये पिता का बड़ी दुलारा बच्चा है और बहुत ही मासूम है। किसी का माइक ऑन है, कब आप लोग समझदार होंगे? अमन, अपना माइक ऑफ कर ले बच्चा, नहीं तो म्यूट कर देंगे इधर से, फिर कुछ पूछ नहीं पाएगा। तो अपना अपना माइक ऑफ रख, ऑडियो ऑफ रखिए आप लोग, जब पूछना हो तो पूछिएगा। तो बड़ी दुलारा बच्चा है बेचारा, मासूम भी है। और इसके पिता जो भी साम्राज्य बनाए या विरासत बना रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी थी, क्योंकि इस बात को स्वीकार की है गुलबदन बेगम ने। अब ये अपने आप में सवाल है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्यारा था, मासूम था, दुलारा था,
तो जब आप किसी बच्चे को ज्यादा दुलार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, तो वो बिगड़ता भी है, भले ही घर में शराफत से रहे माता पिता के सामने, लेकिन बाहर जरूर बिगड़ेगा। ये भी बिगड़ैल था। किस तरह का बिगड़ैल था? तो इसको 3 चीज का लत था। एक तो अफीम चाटता था, अफीम खाता था बहुत, ओपियम का सेवन करता। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे? नो सर। इधर लिख देते हैं। तो सबसे पहला बैड हैबिट था, अफीम खाता था। क्या हुआ? पीडीएफ जैसे कि आप पहले पॉइंट्स देकर समझाते थे वैसे ही समझाइए ना। समझाएंगे, पहले अभी व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, सब समझाएंगे। पहले इसका व्यक्तित्व तो समझने में क्या दिक्कत है? तो कैसा बंदा है पहले ये तो जान लो, तभी तो सब कुछ समझ में आएगा। जब तक से किसी व्यक्ति के किरदार को नहीं समझोगे तो उसके व्यवहार को कैसे समझोगे? तो इसका किरदार समझ लो, एक कैसा आदमी है, तब ना क्या करेगा। आपको आधा समस्या यही समाधान हो गया इतिहास का, इसका राजनीति का। तो सबसे पहले तो अफीम खाता है, आराम से सुनो, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, शराब का भी उतना ही शौकीन है, अफीम भी चाटता है, शराब भी पीता है। माइक ऑन कर ऑफ कर लो अपना, यस सर नो सर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि ये इसको अपना अधिकतर समय हरम में बिताने का भी आदत है, हरम में भी बिताता है। हरम में यानी कि समझ लो कि अय्यासी करने का भी आदत है। तो ये इसका व्यक्तित्व है। और दूसरी ओर, एक तो माता पिता का दुलारा है, मासूम है, नशेड़ी भी है। तीसरी ओर क्या है कि ये सब बैड हैबिट होते हुए भी किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, फोन ऑन करके रखा है अपना। प्राची शर्मा, चलो हम इधर से म्यूट कर देते हैं। अब जो ऑन करके रखेगा उसका हम म्यूट कर देंगे। तो ये बैड हैबिट होने के बावजूद भी इसमें एक बड़ी अच्छा चीज था, वो अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहता था। वो अपने राज्य खोने के लिए भी, राज्य को भी हमेशा दाव पे रखता था, अपने विशेष करके भाइयों के लिए। 3 भाई और थे इसके, अस्करी, हिंदाल और कामरान। तो तीनों भाइयों पर जान छिड़कता था। तो आप कह सकते हैं कि परिवार को लेकर के ज्यादा संवेदनशील था। अस्करी, हिंदाल, कामरान। कौन महानुभाव है तो माइक ऑन करके रिपीट कर रही है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या था, अब इसकी वजह से क्या था इसमें दिक्कत, इन व्यक्तित्व में इस तरह का अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है तो समझ लो कि वो दृढ़ निश्चयी कभी नहीं हो सकता है आज के जीवन में भी। इसीलिए हम राहुल गांधी, ये सब कैरेक्टर राहुल गांधी भी कभी कभी मलेशिया चले जाता है, ये हरम में जाता है, ये मलेशिया चले जाता है, ये इटली चले जाता है, ये भी चले जाता था हरम। जहां युद्ध का मोर्चा उधर सजा हुआ है, अवसर है, माहौल गर्म है, जाके हिट करें तो जाकर के हरम में बैठा हुआ अल्लाह। अब इस तरह का अगर व्यक्तित्व किसी के पास है तो उससे कोई विशेष उपलब्धि की अपेक्षा मत कीजिए। हुमायूं का टोटल चरित्र या व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तित्व का विशेषण, ये आप देख लीजिए, यही है। अब इसका प्रभाव उसका आने वाला पॉलिटिकल कैरियर पर पड़ने वाला है। अब समस्या ये है कि ये जिस समय सत्ता में आया है उस समय इसका भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होता, कौन ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप लोग खाली मजा लो ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होता, क्या बता, हाँ ये सब बीच बीच में मत लिखा करो तुम लोग, तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक फ्लो बनता है, बोलते बोलते फ्लो बनता है। भूल गए सर क्या बताना था। मैं भूल नहीं गए हैं। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ह्यूमन एरर है ना, ह्यूमन, हम भी तो आदमी ही है ना। सर एक आप धारा तो बनता है, भावुक हो गए सर। नहीं हम भावुक नहीं हुए हैं,
एक धारा बनता है किसी चीज का, तो तुम लोग इधर उधर करने लगते हो। चलो ठीक है, हम क्या बता रहे थे, फिर से याद आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, ये कह रहे थे कि अगर जब तक से आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आपके व्यक्तित्व में ही स्थिरता नहीं है अगर, तो व्यक्तित्व में अगर स्थिरता नहीं है, आप विचलित वाला माइंड का या मनचले टाइप के हैं, तो आपका कोई भी काम कैसे दृढ़ होगा, कैसे आपका फैसला कैसे ये होगा, सटीक होगा, पता चलेगा उसमें भी उसी तरह की फितरत होगी। इसीलिए व्यक्तित्व सबसे पहले, अगर किसी चीज पर विजय करना है तो अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीन पर, जीन कहने का मतलब इंद्रियों पर, इसी को विजित करके जैन महावीर जैन बन गए, जिनेंद्रिय बन गए ना, अपने जीन पर या अपनी इंद्रियों पर विजय पा। तो सबसे पहले सफल होने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में, आपको अपने इंद्रियों पर विजय पाना पड़ेगा। और इस पर इसका नियंत्रण नहीं था बेचारा का। मन करता था कि चलो अफीम चाट लिया जाए, तो अफीम चाटने लगता था। मन करता था चलो शराब पी लिया जाए, शराब पी लेता था। लेकिन अब दिक्कत ये था बेचारा के पास कि समस्याओं का पहाड़ था इसके पास। जब बाबर मरा तो इसके पास बेचारा के उत्तराधिकार में या सक्सेसर के रूप में सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ही मिला। चारों तरफ चुनौती ही चुनौती। अब एक तो बेचारा इस व्यक्तित्व का, जैसे राहुल गांधी का व्यक्तित्व का, और चुनौती सामने खड़ा है विराट नरेंद्र मोदी, योगी का। इस तरह के व्यक्तित्व खड़ा है जो दरी बिछा करके, झाड़ू लगा करके, और पता नहीं क्या क्या करके उस मुकाम पे पहुंचता है। तो उसके पास अनुभव है स्ट्रगल करने का, उसके पास अनुभव है संघर्ष करने का, और आपके पास ईयर ड्रॉप किए हुए हैं। तो अब कहाँ से टिकेंगे भैया उसके सामने। हाँ, उसके अगर नरेंद्र मोदी की जगह दूसरा कोई रहता, उसी के लेवल का, अखिलेश यादव या कोई दूसरा, तो थोड़ा सा टक्कर भी ले सकता था। अब ये विराट पुरुष खड़ा है और आप ईयर ड्रॉप है। तो इसके साथ भी बेचारा के साथ वही है। व्यक्तित्व है राहुल गांधी का, और चुनौती है शेरशाह जैसा व्यक्ति, जो शेर को भी मारा है, जो शेर को मार करके शेरशाह बन गया। एक बिहारी से पाला पड़ गया। अब तुम अफगानी या इधर बिहारी, तो कहा जाता है सर। चल, हम लोग दिल्ली में जब पढ़ते थे, जब हम जेएनयू में थे, तो हम लोग बहुत मजा लेते थे। हम भी बिहार के ही हैं, तो बिहारी होने के बाद भी हम लोग बहुत मजा लिया करते थे। तो अब बिहारी से पाला पड़ा है भैया। और बिहारी वैसा बिहारी है जो शेर पे विजय हासिल किया और शेरशाह की उपाधि। इसीलिए इसके सामने चुनौतियों का अंबार है। अब चुनौती क्या है बेचारे के सामने? सबसे पहले चुनौती, एक व्यक्तित्व आपने देख लिया। अब ये व्यक्तित्व से इस चुनौती को निपटना है। इस ढीला ढाला व्यक्तित्व से इस चुनौती को निपटना है। कैसे निपटेगा? चुनौती क्या क्या है? तो सबसे पहला चुनौती तो यही है कि जो पिता उसको विरासत में दे करके गए हैं वही सब। पहला चुनौती तो यह है कि इनका जो राज्य या साम्राज्य बना, उसमें सक्सेसर का कोई सिद्धांत ही नहीं था कि कौन उत्तराधिकारी बने। जैसे हर एक मोनार्किकल स्टेट में, जिस पर किसी कल्चर का या किसी धर्म का प्रभाव होता है, उसमें स्पष्ट निर्देशित होता है कि पिता के बाद जो दायित्व निभाएगा वो बड़ा पुत्र निभाएगा। ये क्लियर होता है। आज भी कहा जाता है कि पिता के बाद घर का बड़ा पुत्र ही सबका गार्जियन होता है। तो यहाँ पर कोई सक्सेसर या उत्तराधिकार का वैधिक व्यवस्था नहीं था। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। नियम का अभाव सबसे पहला चैलेंज तो इसके सामने यही है। दूसरा समस्या ये है कि इसके पास उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं है। तो क्या समस्या हुआ ये भी बता ही देते हैं यहीं पर। उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं होने के वजह से दिल्ली की सत्ता पर, थ्रू मैप आप लोग को दिखाते हैं ज्यादा बेटर। मान लो ये इंडिया है, अब ये बेचारा आगरा में बैठा हुआ है। आगरा इनकी राजधानी, ये है दिल्ली। इनको सत्ता पे बैठा दिया गया है। बैठा तो दिया गया है, लेकिन चैलेंज अपार है। चैलेंज ये है कि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है, का कोई निश्चित नियम नहीं है।
अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि इनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है कि आप ही क्यों गद्दी पर बैठिएगा। लेकिन बाबर मरने से पहले, आपको पता है बाबर की मौत इसी की वजह से हुई थी, बता देते हैं। वो हालांकि वो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इसका तबीयत जब खराब हुआ था तो बाबर आपको बोले थे कि वो जाना चाहता था काबुल, और वहां से अपना बदखंसा जाना चाहता था, अपने मादरे वतन। लेकिन इसका तबीयत खराब हो गया आगरा में, तो उसके वजह से वापस आ गया। वापस आया तो उसने खुदा से मांगा कि या खुदा मुझे बीमार कर दे, मेरी जान ले ले, इसकी तबीयत ठीक कर दे। ये ठीक हो गया और वो बीमार हो गया और वो मर गया। ये फैक्ट है। ये बात गुलबदन बेगम लिखी है अपनी पुस्तक हुमायूं नामा, कि ऐसा हुआ था। अब ये बेचारा, लेकिन ये बाप का बहुत बड़ा भक्त था, परिवार को समझा, संवेदना था। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर का जो एक्स फैक्टर था, जो अय्याश फितरत था, वो बना ही रहा था। तो इसलिए जब उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, तो इसको हमेशा चुनौती मिलता रहा। किससे? अपने भाइयों से, अपने फूफा से। फूफा कह सकते हैं, हाँ, फूफा जी से। इनसे हमेशा चुनौती मिलता रहा कि भाई तुम ही क्यों सत्ता पे बैठे हो, हम बैठेंगे। आप समझ लीजिए, ये परिवार का झगड़ा होता है। परिवार का झगड़ा जब हो जाता है व्यक्ति में, किसी व्यक्ति, बाहर जीत करके आ जाइएगा लेकिन परिवार में हार। हमेशा बेचारा अपने भाइयों की वजह से ही हारा है। जितना ही अपने भाइयों पर जान छिड़कता था, भाई उतना ही नकारा, नाकाबिल थे। हमेशा दुश्मन से मिल जाते थे इसको हटाने के लिए, इसको मारने के लिए, कैद करने के लिए। लेकिन हमेशा ये बेचारा क्षमा कर देता, क्योंकि इनोसेंट था, भोला वाला था। जैसे राहुल गांधी है, उसके साथ उसको पता है कि उसके आसपास का चाटुकार लोग उसका भला नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बेचारा वैसा ही फितरत का है, उदार प्रवृत्ति का है। तो इसके वजह से उत्तराधिकार का नियम नहीं था निश्चित मुगल साम्राज्य में। तो इसके वजह से बेचारा हमेशा इसको अपनी सत्ता को लेकर के चिंता बनी रहती थी। यहाँ से पता चला, आगरा से गया बंगाल, तो पता चला कोई भाई आकर के यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करा लिया है, सुल्तान बन गया है। इधर गया गुजरात, तो पता चला नहीं, खाली मेरा मैं जगह टच कर रहा। आदर्श, ये अचानक क्यों माइक ऑन कर लिया था? माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। तो सबसे पहला चुनौती तो उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। सर इनके फूफा का कुछ नाम होगा? हाँ बताएंगे, सब बताएंगे, बताएंगे। तो इसकी वजह से बेचारा ये परेशान था कि कैसे निपटा जाए। ये सामान्य समस्या पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ये तब आपको एक एक करके नाम भी बता देते हैं। अब दूसरी समस्या क्या है इसके सामने? दूसरी समस्या है धन का, पैसा का। धन भी नहीं है। अब बाबर जब तक था तो बाबर बाहर से आकर के भारत में सत्ता स्थापित कर रहा, तो बाबर के साथ उसके जो मिर्जा या आप कह सकते हैं अमीर या नोबल्स जो लोग थे, वो पैसे पे ही दिखते थे। तो बाबर जितना भी लूटता था जहां भी, वो सब सैनिकों में और अपने अमीरों में बांट देता था, ताकि वो सब खुश रहे और उसका साथ देता रहे। इसके वजह से मुगलों का खजाना हमेशा खाली ही रहा। जब छोड़ करके गया तो सिर्फ और सिर्फ नाम करके, नाम का ये बादशाह था। इसके पास कुछ बेचारा के पास था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाबर लूटा चुका था। तो दूसरी समस्या जो इसकी थी, आप कह सकते हैं कि बाबर की, वो यही था, सॉरी हुमायूं का, कि वो धन का अभाव। तीसरा जो समस्या था इसका, वो था जो बाबर के साथ अमीर लोग थे। अमीर यानी कि कुलीन या नोबल्स। कुलीन मतलब समझ लीजिए वो ऐसे लोग, या नोबल्स ऐसे लोगों को कहा जाता था जो प्रशासन में उच्च पद रखते थे और जो सत्ता के भी दावेदार रहते थे। अवसर मिलने पर वो भी चौका मारने में तैयार रहते थे कि हमको अवसर मिले कि हम चौका मार। तो तीसरा जो था इनकी समस्या, कुलीनों का शक्तिशाली होना या नोबल्स का शक्तिशाली होना। इसके सामने ये समस्या है। ये जो कुलीन है इस समय के, उनका टाइटल है मिर्जा,
अब मिर्जा टाइटल है तो स्वाभाविक है कि ये सब के सब उसी के कुल खानदान के होते हैं। और आप समझ लीजिए, खून के रिश्ता में सर्वाधिक खून बहता है, ये भी मिर्जा है। इनकी बाबर की हर एक औकात जानता है कि आप उड़ करके कहाँ से जाएंगे। वो भी वहीं से आया है, आपके साथ ही साथ आया है। हमेशा अवसर में रहता है कि आपका पैर खींचे और आपके जगह पर हम बैठे। तो ये जो थे धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और हमेशा हुमायूं को ब्लैकमेल करते थे कि ऐसे करो नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऐसे करो नहीं तो। तो बाबर, हुमायूं के इर्द गिर्द के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती थी। अब इस एक और समस्या यह है कि इसकी जो सैनिक है ये भी उस तरह की नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सैनिक भी असक्षम हो गई है, दुर्बल हो गई। सैनिक भी दुर्बल है। कैसे दुर्बल है? ये दुर्बल इसलिए नहीं है कि उसको वेतन नहीं मिल रहा है या लड़ने के लिए साधन नहीं मिल रहा। दुर्बल इसलिए है क्योंकि बाबर के सेना में आप देखेंगे तो बाबर के सेना में हर एक कम्युनिटी का सेना था। जैसे उज्बेक भी थे, मंगोल भी थे, चगताई भी थे, अफगानी भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। अब इतने वैरायटी के लोग सेना में हैं। अब इतने वैरायटी के लोगों को कैसे संभाल पाइएगा? आप में आपका व्यक्तित्व उतना समृद्ध होगा, उतना विविधता वाला होगा, तब तो। हम लोग तो 2 कम्युनिटी के लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। ये तो 4 अलग अलग और सब के सब लड़ाका कम्युनिटी, कैसे रहेगा? बाबर क्या करता था कि सबको धन देता था, धन दे करके बहला फुसला करके रखता था, क्योंकि वो जमीनी आदमी, संघर्ष किया था, उसने संघर्ष से मुकाम हासिल किया था। और ये बेचारे राजकुमार थे, प्रिंस। तो प्रिंस और जो संघर्षशील आदमी है, स्ट्रगलर, दोनों में तो अंतर हो गए। तो इसके वजह से बेचारा सेना पर इसका भरपूर नियंत्रण का विश्वास नहीं हासिल कर पाता था। न तो सेना इसको कभी अवसर पर पूरी तरह से मदद कर पाती थी। आप देखेंगे कि युद्ध हो रहा है, सेना भाग गई। चौसा के युद्ध में सेना भाग गया, बिलग्रामी के युद्ध में सेना भाग गया, ले ऐसा स्थिति हो जाता है। अब क्या ये युद्ध लड़ेगा? तो बेचारा के साथ ये समस्या था, इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा था। और ये समस्या उसको जीवन भर बना रहा, 30 से लेकर के 55 तक हमेशा। एक और समस्या था इसका भाई। इसका भाई लोग, ऐसा भाई किसी को न दे, इतिहास में ऐसा भाई किसी को नहीं मिला कि एक बार नहीं हर एक अवसर पर छला हो। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है, हुमायूं के बारे में एक बहुत फेमस टर्म यूज किया जाता है, कोटेशन यूज किया जाता है कि बेचारा जिंदगी भर ठोकर खाया और मरा भी तो ठोकर खाकर। पुराना किला में ठोकर खा करके सीढ़ी से गिर कर मर गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी भर बेचारा ठोकर खाया और ठोकर खा कर मर गया। समझ में आया? तीसरी जो चीज थी समस्या इसकी, सर एक बार थोड़ा सा ये वाला पॉइंट को समझा दीजिएगा ना थोड़ा से। कौन सा बाबू? जैसे कि जो नहीं बताया, जो उनके पास एक समस्या था, जो उनके सेना सब जाते थे और वहां से भाग जाते थे छोड़ के, दुविधा था पड़ में उसके आगे थोड़ा से सर। हाँ, उसके आगे क्या बोले थे, थोड़ा सा बताओ। वही नहीं सुनने सके सर, नेटवर्क कट गया। भाइयों की अच्छा। समस्या से। हाँ, भाइयों की समस्या। भाई विश्वास पात्र नहीं थे भाई। तीनों के तीनों भाई वैसने थे। तीनों के तीनों बकलोल, दागाबाज, अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं आप। अब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें उन लोगों में कोई काबिलियत था, इसी के बदौलत सब उछलता था। तीनों भाई, इसने सबको बना बना करके दिया। लेकिन बेचारा का बदकिस्मती, पीठ में छुरा घोंपने के लिए हमेशा तैयार। समझ लो कि ऐसा भाई इतिहास में किसी को नहीं मिला। चौथी जो समस्या थी इसकी, जो मूल समस्या थी जिस पर बाबर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि बाबर के पास टाइम नहीं था, बाबर बहुत जल्दी मर गया था। 1484 में बेचारा जन्म लिया और 1530 में मर गया। और इसकी आयु इस समय कितनी है? ये इसका जन्म कब हुआ?
1508 में 1508 में जन्म हुआ, 1530 में सत्ता हासिल कर दिया, 22 वर्ष की अवस्था में। अभी के समय में गूगल काल के बच्चे 22 वर्ष में क्या करते हैं पता है? फ्री फायर, पबजी, पबजी है। इसी में व्यस्त है और इसको सत्ता हासिल हो गया। और भी ऐसी सत्ता जो कांटों से भरी हुई है, जिसको चारों तरफ खाली चुनौती ही चुनौती है। अब दूसरी समस्या इसके सामने है, नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव या सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। अब बाबर के साथ दिक्कत ये था कि बाबर जब तक भारत में रहा तब तक विजय हासिल करने, युद्ध करने से उसको फुर्सत ही नहीं मिला। कहीं दूसरे जगह से आया था, भारत में उसको सत्ता स्थापित करना था, तो एक अफगानों से नियंत्रण करता था, तब तक राजपूत खड़े हो जाते, इधर राजपूतों पर लड़ता तब तक इधर कोई सरदार खड़ा हो जाता। वो हमेशा युद्ध में ही उलझा रहा, तो इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को वो नहीं बना पाया। और याद रखिए, क्यों हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी सरकार को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आज ऐसे भी देख लीजिए, एकदम एकदम रिसेंट प्रैक्टिकल देखिए। वर्तमान सरकारें प्रशासन में नित्य नवीन परिवर्तन ला रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। क्यों ऐसा कर रही है पता है? क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी उनका जो प्रशासन में पकड़ था वो उनको हमेशा मजबूत करता था। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारें आती हैं चली जाती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वो बने रहते हैं, क्योंकि वही रियल में शासक होते हैं, वही रियल में सरकार होती है। तो मुगल आए यहाँ पर तो इनके पास अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करने का मौका ही नहीं मिला। अपने लोगों को बड़े बड़े अधिकारी बनाने का, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का, लोगों से का विश्वास जीतने का, उनका भरोसा जीतने का, उनका समर्थन हासिल करने का, उनको सर्विस देने का, सुरक्षा देने का, ये सब करने का उनको अवसर ही नहीं मिला। रेवेन्यू कलेक्शन करने का, ये सब करने का उनको अवसर ही नहीं मिला बाबर को, क्योंकि युद्ध में ही बेचारा बेचैन मिल जाएगा। और जब तक से वो मजबूत नहीं होगा, जो रूट मजबूत नहीं होगा, देन आप कितना दिन तक ऊपर ऊपर रहे? आप जीत करके गए तब तक इधर लोग बगावत कर जाइए, फिर से कब्जा हो गया, प्रशासक उन्हीं के साथ खड़ा है। तो दिल्ली सल्तनत का, लोदी का सल्तनत का, खिलजी का, तुगलक का, लोदी का, सैयद का, इन सबों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो लंबे समय तक रूल किए थे। देन उनका पूरा प्रशासनिक तंत्र विकसित था और वो उसका सपोर्ट करते थे। अब आप आए हैं बाहर से आकर के हुक्म दीजिए, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर कर दिया, चले गए आप इधर अपना जनता के साथ, अपने अमीर के साथ मिल करके आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। तो हुमायूं के पास सबसे बड़ी समस्या यह था कि बाबर बेचारा कुछ प्रशासनिक संरचना विकसित करके नहीं गया था, और ये भी इसके लिए एक समस्या था। अभी हम सिर्फ और सिर्फ समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब दूसरी डाउट नहीं है, बट हुमायूं के भाइयों का नाम क्या था? एक का तो याद है, कामरान करके नाम था। अस्करी, हिंदाल, कामरान। फूफा का भी नाम जानना है? ओके सर, थैंक यू। वो सब Yes, sir. आगे आएगा, हम लोग ठीक उसको। है। फूफा का भी नाम मेहंदी ख्वाजा था। जी कुछ मेजर जी, नाम हम बताएंगे ओके अभी जब शुरू करेंगे ना। जब हम शुरू करेंगे तो पहले एक किनारे सबका नाम ही यस लिखेंगे, सर। ताकि उसको दिमाग में रख लेना तुम। वो हमेशा ओके सर। हाँ वो लिखेंगे हम, आप परेशान नहीं होना, हम दूसरे तरीके से थोड़ा सा पढ़ाते हैं। सर तो उसके लिए 15 बेचैन नहीं होना। उनका जन्म हुआ और मृत्यु भी कुछ बताए थे ना सर थोड़ा देर पहले? अरे बताएंगे, 1556 में मृत्यु हो गया। हाँ। किसका मृत्यु पूछ रही है? हुमायूं का? यस सर, शायद उनकी 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था ना सर? हाँ, हाँ, तो उसी के विषय में पूछ रहे थे। मृत्यु भी थोड़ा देर पहले आप बताए थे शायद। 56 में। कोई कुछ पूछ रहा है? बाबर क्या बाबर? जी, बाबर का भाई कौन था? बाबर का भाई कहाँ से आ गया यार यहाँ पे? बहनोई था, मेहंदी ख्वाजा। बाबर का कोई भाई नहीं था बाबर का भाई का सर। तो हम कहाँ एक बार भी जिक्र किए हैं बाबू, भारत के इतिहास में कहीं किए हैं?
आप लोग भाई बताइए भाई, उसको पूछ मैसेज कीजिए। रहे हैं उसके खानदान के बारे खानदान के बारे में जान के क्या करेगी, जब में। इतिहास में लिखेंगे उसका सर, भूमि, ऐसे अभी उसका इतिहास सर इसके बारे में सुन, लिखने के लिए आया था। इतिहास में जिसका योगदान ही नहीं है तो उसको जान करके क्या करेगी तुम। अब ऋतिक ऋतिक रोशन के चाचा का नाम जानती है? नरेंद्र मोदी का 7 भाई है, 6 गो भाई का नाम जानती है? नहीं जानती है, कोई मतलब ही नहीं है, उसको जान करके क्या करना है तुम? फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो, आगे ये बढ़ने बोल दो कुछ। हाँ सर ये बोल रहा था मेडावेल हिस्ट्री से कितना परसेंट चांसेस है मेंस सर बताए नहीं, बड़ी वो सब उदाहरण बताएंगे। बहुत चांसेस अच्छा वांसेस दिया। का जो कैलकुलेशन है ना, उसका अलग से हम लोग सेशन रखेंगे। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जी। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। ओके सर। इसका हम लोग का अलग से सेशन होगा। तुम लोग का सवाल सुन करके हमको भी हंसी आती है। अच्छा थैंक यू इसी सर। कहानी का, इसे हाँ, ये सब बात जो आपका है ना, जो ये जरूरी भी है, आपका सवाल अच्छा है। देखो एक बात समझ लो, अभी बता ही देते हैं थोड़ा। किसी भी सेक्शन से तुम नंबर उठा सकते हो। अभी तक से तुम लोग सुनते आए होगे, पता नहीं पड़ता, बड़े बड़े ब्रांड लोग आप लोगों को बताते हैं कि ये सेक्शन में अच्छा नंबर मिलेगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। वो हर एक पेपर का इंपॉर्टेंस है, और हर एक पेपर सिग्निफिकेंस रखता है अपना प्रेजेंट में, वो हमेशा महत्व रखेगा। आज हम क्यों मुगल को पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको इससे सबक मिलता है। अभी कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो अभी भी हो रहा है, और उस पर हम लोग टीवी डिबेट करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, ताकि आप सबक सीख करके रखो। कोई भी यूजलेस नहीं है। जो भी यूपीएससी आपसे पूछ रही है, समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, महत्व है। इसलिए ये भ्रम निकाल दो कि उससे, वो एरिया से हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, यहाँ से नंबर। आप जिसमें बेहतर लिखेंगे, ये नहीं कि फैक्ट लिखेंगे। आप देखिएगा एग्जाम में, हम भी अनुभव किए हैं, हम भी कभी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, हम भी अनुभव किए हैं। जो चीज हम रट के जा करके लिखते थे, और जो क्वेश्चन हमको नहीं आता था, खुद से बना करके लिखते थे, उसमें हमको ज्यादा नंबर मिलता, क्योंकि खुल करके लिखते थे, अपने तरीके से लिखते थे, आजादी से। और रट करके गए हैं तो देन उसको खाली छापने में रखते हैं, हमको एवरेज नंबर मिल जाता था। तो इसलिए कोई हर एक पेपर का समान नंबर है, आप अपना लिखिए तो सही। चाहे नंबर नहीं, अब आप लिखने ही नहीं आया अच्छे से, तो उसका नंबर कहाँ से मिलेगा? ऐसा नहीं है, सब में नंबर मिलता है। तो अब हम दूसरा बात कर रहे थे, जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी, जो अखंड समस्या थी, जीवन भर की समस्या थी, वो थी अफगानों की। क्या हुआ? कौन मुस्कुरा रहा है? तीसरी जो समस्या है, आखिरी जो समस्या है, इसकी अफगानों की। अब ये वही अफगान है, यारी है ईमान मेरी, यार मेरी जिंदगी। पठान मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, ये अफगान है। हालांकि ये भी झुके हैं, ऐसा नहीं है, इतिहास में गलत पढ़ाया जाता है, ये भी बहुत जगह पे झुके हैं। लेकिन यहाँ पे हुमायूं के लिए सर दर्द है, सबसे बड़ा चुनौती। और ये अफगान क्या करते हैं कि जितने भी भारत में छोटे थोड़े बहुत बचे हुए हैं, गुजरात में, बिहार में, बंगाल में, इधर यूपी में, इधर मध्य प्रदेश का मध्य देश में, ये जितने भी क्षेत्र में है, ये सब के सब मुगलों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और हुमायूं को हमेशा चोट कर रहे हैं। तो इसकी जो आखिरी चुनौती थी, वो थी इसकी अफगान से। हाँ सर आप जो पढ़ा रही हैं इसका बाद में आप पीडीएफ सेंड कर देंगे क्या टेलीग्राम पर? अच्छा, टेलीग्राम पे? प्लीज सर टेलीग्राम अभी पे? बाद में आप सेंड कर दीजिए। अभी मेरी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अरे तो फिर क्या करोगी? कहाँ पे आप रहती मुझे हो आप? बाद में टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए, ईमेल ठीक भेज है, दीजिएगा पीडीएफ का। ठीक थैंक यू, ठीक, शुक्रिया सर। ओके। ऐसी ऐसी तो समस्या है, ठीक है। तो इसकी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती था अफगानों की। और हाँ, अफगान बेचारे जब तक रहे, ये क्या हो गया? एक मिनट। ये ये एक समय के बाद लॉग आउट होने लगता है, क्या है? हाँ ये सर नेटवर्क इशू की वजह से होगा, मेरा भी जस्ट अभी ऐसे ही हुआ। ओ, तो सबसे बड़ी चुनौती जो थी मेरा तो अखंड 3-4 थी। बार हो गया सर। ये जूम में यही दिक्कत होता है, हमको सबसे अच्छा गूगल मीट लगता है, नॉन स्टॉप, जब तक लेना है लेते रहिए, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है।
सर व्हाट्सअप कर आप देते, व्हाट्सएप वाला ग्रुप बना देते हैं सर, उसमें टाइमिंग आधा घंटा 1 घंटा का रहता है। अच्छा व्हाट्सएप वाला ग्रुप में जैसे हम लोग पर्सनल क्लास करते हैं ना, तो आधा घंटा के बाद वो कट जाता है, फिर सर ज्वाइन करते हैं। जैसे कि अभी अभी जो कट हो रहा है ना व्हाट्सएप में, वैसा कुछ नहीं होता है सर, थोड़ा मोड़ा हाँ, होता है कभी कभार। ठीक है। तो अफगानों की चुनौती इसकी आखिरी महत्वपूर्ण, तो ये सारे परिस्थिति हैं हुमायूं के सामने। एक तो उसका चरित्र भी दुर्बल है और दूसरी तरफ चुनौती अपार है। अब इस पे इनको विजय हासिल करना है, तो विजय कौन हासिल करेगा? तो चरित्र अगर अच्छा होगा तो विवेक भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगा। चरित्र ही नहीं है, रावण के पास चरित्र ही नहीं था, इसीलिए राम से हार गया। नहीं तो रावण राम से हर एक मामले में अपार गुना ज्यादा था, शिक्षा में, विद्वता में, धन में, जाति में, हर एक मामले में रावण इनसे राम से सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन एक नहीं था, चरित्र बल, और चरित्र बल हुमायूं के पास भी नहीं है। अब बेचारा क्या करे? अब चरित्र खराब है तो स्वाभाविक है कि इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी बेचारे चरित्र के हिले हुए हैं, मौका मिलता है इटली भाग जाते हैं, मौका मिलता है मलेशिया चले जाते हैं। अगर साधक बने रहते, साधना किए रहते, तो बात अलग था। चलिए, ये पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। पृष्ठभूमि अगर समझ में आ गया तो अब हम इनका पॉलिटिकल करियर देखें। क्या किए हैं ये, कितना गलती किए हैं? खाली गलती ये किए हैं, और गलती खुद भी किए हैं, इनके भाइयों ने भी की है, क्योंकि वो सब के सब अवसरवादी थे और इनके साथ इर्द गिर्द जितने भी लोग, सबके। तो कुछ नाम याद रखिएगा, अभी ही बता देते हैं आप लोगों को। जैसे इसका 4 भाई था, कामरान, हिंदाल, आप लोग पूछ रहे थे, अस्करी, और वो खुद। इसके फूफा थे मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। इसका जो आसपास लोग हैं उसी की बात कर रहे हैं, पहले दुश्मन की बात नहीं कर रहे। फूफा जी हैं मेहंदी ख्वाजा। इसका जो वजीर है, प्रधानमंत्री, अली मोहम्मद खलीफा। ये सब के सब धोखेबाज लोग हैं जो इसके चारों ओर हमेशा हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। अली मोहम्मद खलीफा, नाम है खलीफा लेकिन काम है जलील वाला। अली मोहम्मद खलीफा, लाइट ठीक नहीं है। आएगी क्या? इसका जो सेनापति है, कमांडर इन चीफ, उसका नाम है हिंदू बेग। ये ऐसे लोग हैं जो आजीवन 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे लोग हैं जो इसको हमेशा इसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। 6 से षड्यंत्र, तो ये जिंदगी भर बेचारे के खिलाफ षड्यंत्र किए, ये 6 के 6 लोग। सर ये अली मोहम्मद खलीफा कौन बताया आपने? अली मोहम्मद खलीफा ये वजीर है, प्रधानमंत्री। वजीर कहा जाता है प्रधानमंत्री को, इसीलिए आप देखिएगा प्रशासन में दीवाने विजारत एक टर्म आता है, पढ़ेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, तो वहां पे आएगा। तो ये और वजीर है। सेनापति सर? हाँ, सेनापति सेनापति सेनापति। हिंदू बेग, हिंदू बेग, हिंदू बेग। ओके। हम्म। अब ये ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करते रहते हैं। दूसरी ओर ये तो हो गए इसके घर के भेदी लंका ढाए, घर के विभीषण लोग हैं। दूसरी ओर अब इसके दुश्मन कहाँ कहाँ है ये भी देख लो। दुश्मनों का दुश्मन बैठा हुआ बिहार में, शेर खा, बाद में यही शेर शाह बन जाएगा। इन्हीं को हरा करके अब टाइटल ले लेगा अपना शेर शाह, क्योंकि अब शाह बन गया है। और इतना खदेड़ेगा, इतना खदेड़ेगा कि पंजाब तक पहुंचा देगा। इनको बेचारे को भारत में जगह नहीं मिलेगा, ईरान में जाएंगे शाह तामस के पास, और वहां जाकर के अपना पंथ बदल देंगे, सुन्नी से शिया भी बन जाएंगे बेचारे, कि किसी तरह से हमको राजनीति हासिल हो। ये स्थिति होने वाला है, ये इतना खदेड़ेगा। तो पहला दुश्मन नंबर 1 है इनका शेर खां या शेर शाह। दूसरा दुश्मन बैठा हुआ है यहाँ पर, नाम है इसका बहादुर शाह, गुजरात में।
तीसरा दुश्मन बैठा हुआ है वही इब्राहिम लोदी का छोटा भाई मोहम्मद लोदी, ये भी बिहार में है इधर, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मोहम्मद लोदी। ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ ये युद्ध किया है, इसका राजनीतिक द्वंद्व यही लोग। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग सरकार है, जैसे बंगाल में टीएमसी बीजेपी के दुश्मन, तमिलनाडु में केसीआर, आंध्रा में किसकी सरकार है, किसकी सरकार है, दिल्ली में आप, पंजाब में पंजाब में कांग्रेस आप, की है। सीपीआई। हाँ पंजाब में कांग्रेस की आप नहीं सॉरी, आप सर, आप। हाँ आप इस तरह से ये जो अलग अलग छत्रप हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, ये सब के सब बीजेपी के दुश्मन हैं और ये सब के सब चाहते हैं कि बीजेपी भाग जाए यहाँ से और हम आ जाएं। इसके लिए कोalition बनाने के लिए भी ये लोग तैयार रहते हैं, किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। तो इसी तरह से इसके कुछ महत्वपूर्ण दुश्मन हैं और यही 3 दुश्मनों में एक और दुश्मन है, उसका नाम है आलम खां। कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा, ये भी अभी जिंदा है। अब अफगानी है भैया, छोड़ेगा थोड़े ना। तो ये 4 इसके परमानेंट दुश्मन है, यही दुश्मन में बेचारा उलझ करके अपना जीवन बर्बाद कर। बाकी जो अपने घर के दुश्मन है वो तो हैं ही 6 लोग। हिंदू बेग सेनापति को छोड़ करके, जो उसका सेनापति कमांडर इन चीफ है, बाकी सब के सब इसके खिलाफ षड्यंत्र करते। उसका फूफा मेहंदी ख्वाजा वो भी षड्यंत्र कर रहा है, तीनों भाई भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? सभी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और याद रखिए, इतिहास में जब जब दरबारी षड्यंत्र हुआ है तब तक उस वंश का पतन हुआ है। चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे चौहानों की, गुर्जर प्रतिहारों की बात कर लीजिए, गढ़वालों की बात कर लीजिए, किसी का भी, चाहे राजपूतों की बात कर लीजिए, जहां जहां षड्यंत्र दरबार में हुआ देन वो वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए षड्यंत्र से बचना चाहिए। राजनीति में षड्यंत्र का कोई जगह नहीं। वर्तमान की सरकार क्या करती है, थोड़ा सा भी बू लगता है उसको ना कि ऐसा हो रहा है, तुरंत मार के किक करती है, उसको हटाओ, निकाल के फेंक दो। इसीलिए सस्टेन की हुई है। और राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी पे भरोसा मत करो। लेकिन सबसे बड़ी दुर्बलता इसकी यही थी कि ये सब पे भरोसा करता था। जो इसके साथ ना दुर्व्यवहार भी करते थे उसको भी ये गले लगा के रखता था। तो दिक्कत इसके साथ, इसके व्यक्तित्व का दिक्कत यही था। मासूम था बेचारा, भोला भाला था, लेकिन सत्ता मिला था मुगल का, वो भी चुनौतियों से भरा, संकट से भरा। तो ये सारे दुश्मन हैं। चलिए, समझ में आ गया? ये सब नाम आप याद करके रखिएगा। ये सब अब नाम बार बार आएगा, जितना नाम बोले हैं बस उतना ही नाम याद रखना है। पता है एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी भाई कर सकते हैं, लिख देंगे तो भी बहुत। समझ में आया? 2 मिनट हमको सिर्फ दीजिए, पानी पी लें। ओके तब तक आप लोग 2 मिनट। इससे भी अलग कोई क्लास होगी क्या, अगर किसी को पता है तो? हाँ है ना। वो जियोग्राफी का तो टाइमिंग क्या हाँ रहेगी? इसके बाद है 9:30। 9:30 बजे। हाँ 9:30 बजे। थैंक यू। तो ये क्लास तो चल रही है, फिर इसके बाद वैसे आप जियोग्राफी की एक क्लास होती है यूट्यूब पे, अन अकेडमी की, वो नवीन सर हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो शायद सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं जियोग्राफी का। वो अच्छा पढ़ाते हैं, अगर चाहें तो देख सकते हो आप लोग। किसका है? नवीन कुमार तंवर का। सुनो ना भाई, उसकी लिंक सुनो ना, उसकी लिंक कॉपी करके ग्रुप में डाल दो ना चैट बॉक्स में, तो हम लोग भी देख लेंगे उसे। 1 मिनट, ओके ठीक है, मैं देखता हूँ।
हाँ हाँ, वहां से लिंक बस कॉपी करके इस ग्रुप में मतलब चैट बॉक्स में सेंड कर दो तो हम लोग करेंगे। ओके ओके, बस 5 मिनट में करता हूँ। पूरा सिलेबस का लिस्ट किसी के पास है क्या? हाँ है ना, उसको भी कर दिया भैया थोड़ा। लेकिन सिलेबस तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हो। क्या हाँ वो कैसे तो है, अच्छा, लेकिन अच्छा किसी दिन आप लोग से सिलेबस का एक अलग से सेशन रख देंगे, सिलेबस को कैसे पढ़ना है, ओके सर, सारा ओके। पेपर की बात करें। जी क्या इसके बारे में थोड़ा टॉपिक उसका जरूरी है सर। हाँ वो जरूरी है। एक दिन हम सिलेबस का सेशन ही रख देंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, उसमें जी टाइम जी लगेगा, जी लेकिन 1 घंटे में नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो कोई सिलेबस ही पढ़ना है, सर आधी तैयारी कोई आपका दिक्कत सिलेबस नहीं। में ही हो जाएगी। प्लीज सर ऐसा करो सर, हाँ प्लीज हाँ क्या सर ऐसा करो सर, बहुत हाँ सारी हेल्प क्या एक कि तो जी पक्का आप हो जाएगा सर, वही देखो बात है। सिलेबस पता है क्या है, आप सिलेबस आपके लिए पता है क्या है, सिलेबस आपके लिए रिलीजियस टेक्स्ट की तरह है। आप कितना जी धार्मिक हो वो आपका निर्भर करता है कि आप कितना अध्ययन किए हो रिलीजियस टेक्स्ट का, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। तो आप पढ़ाई जी कम 1 महीना मत पढ़ो, हम तो कहते हैं 1 महीना कोई किताब मत पढ़ो, 1 महीना खाली सिलेबस वाला लाइन से रट जाओ, आधा तैयारी तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। सही बता रहे, सर पूरा आधा तैयारी यस हिस्ट्री का सर, मैं सिलेबस भी लिखा मैं दीजिएगा भी सर। सहमत हूँ सिलेबस आपसे। रट जाने से आधा तैयारी हो जाएगा। पूछो कैसे हो हाँ जाएगा ये भी बताओ। रट आधा लीजिए, तैयारी घोल ऐसी है। लीजिए ना सर, घोल लो कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ सिलेबस घोल लो, याद होना सिलेबस चाहिए। रट, यूपीएससी निकालना है तो सिलेबस रट लो, क्या कि सर सिलेबस एक अगर दिमाग में रहेगा, सुनो सर एक क्यों बार रहेगा, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस लिखवा दीजिएगा ना सर। लिखवा देंगे, सब लिखवा देंगे। वो हफ्ता में 1 दिन हम लोग अलग से सेशन रख लेंगे और उस पर हम लोग यस वही सब सर। बात करेंगे, काहे कि वो ज्यादा जानना जरूरी है। अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा, मेन जो आप पता ही नहीं है कि आपको क्या पहन करके वहां पे जाना है। खूब बहुत बड़े योद्धा है लेकिन आपको पता ही मेन नहीं तो है कि ये यहाँ ना पे। सर, ये पता नहीं कि क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ मेन तो ये पता होना चाहिए ना सर, क्या पढ़ने से हमको बेनिफिट होगा, इस हमारा चीज का हमारा तो जिक्र देखो, पहले करना चाहिए। हाँ हमारा तो ये कहना है ना कि सिलेबस इसलिए हमने कहा कि आप रट लीजिए, क्योंकि सिलेबस रट लोगे ना तो आपको आपकी नजर में सब कुछ दिखने लगेगा कि हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सिलेबस आप जी रट लोगे तो आपको तुरंत फर्क भेद करने का अनुभव हो जाएगा। सर एक तरह से बॉर्डर ये हो पता चल गया ना जाएगा। सर, हाँ आपको एक अपना तरह दायरा से पता ये चल हो जाएगा गया कि ना कहाँ सर, तक बॉल फेंकना युद्ध है, नहीं में तो नो एक चले शस्त्र जाएंगे। की तरह हो गया। जी जी सर। सिलेबस पढ़ने से ये पता चलेगा कि कहाँ किस लाइन में इससे पहले पैरवा रखना है, पैरवा आगे तो नहीं चले गया, चले जाएगा तो फिर नो हो जाएगा। ये तो हम लोग वही बात ज्यादा कर रहा हूँ फास्ट सर, के पहले चक्कर ये तो में, पता होना चाहिए। हाँ ज्यादा कहने फास्ट का के चक्कर में, मतलब है सर, कहने का मतलब है युद्ध में चल गए 3 तरह नहीं पता हाँ है। हाँ बोलो। मुझे लगता है कि एक ग्रुप ठीक बनाना से चाहिए, पढ़ना उसमें ये सारी रहेगा बातें इसे। डिस्कस करनी चाहिए। वो यस चाहे तो आप व्हाट्सएप पे बना सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे। कोई भी बना लो, देखो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, सर। व्हाट्सएप खुद डॉक्टर नंबर डाल दीजिए। उसी पे बना लो, हमको भी ऐड कर देना। ओके सर। यार सर, ठीक है, सर नंबर नहीं दिख रहा है। सर आप स्क्रीन पे आप 792093187112। 72093187112। 72093 सर। हाँ बोल कर 93187112। लिंक बनाना तो लिंक यहाँ पे भेज देना। बड़ी तकलीफ में बोल रही है बच्ची, क्या बात है, तुम इतना तकलीफ में क्यों बोल रही हो? हाँ? सर ओए तुम माँ, अच्छा एक मेरे बात को पता मैंने है, एक नोट बात नहीं पता किया है, सर नंबर। सर आप लोग सर 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 और भी मेरा दिन में क्लास होता है बहुत सारा हमारा अपना खुद का, लेकिन हमको सर जितना मजा पता नहीं इसमें ना आता है है ना, सर। सर एक बार नंबर जितना बोलिए सर, लिखिएगा ना, हाँ हट गया सर। एक बार हाँ बोलो। प्लीज सर नंबर। प्लीज सर नंबर। ये देखो हाँ जी 72093187112। आपको दिख थैंक रहा है यू ना? सर। ठीक है सर, तभी डॉक्टर वाला लिखे थे सर, इसलिए नहीं पढ़ सके थे। तुम लोग को भी आदत पड़ जाएगा जब आंसर राइटिंग करने लगेगी ना, जब जब 3 घंटा में 3200 वर्ड लिखना पड़ेगा तो तुम्हारा भी वैसे ही हालत जी होगा, जी डॉक्टर बनिए जाएगी। हम कभी कभी तो हम खुद भी हम अपना नहीं सर समझ पाते हैं। ये वैसे हिस्ट्री क्लास लग नहीं रही है। क्या है? वो तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, इसका हिस्ट्री क्लास लग नहीं रही है ये। पढ़ाई में तो थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा क्लास, होना भी चाहिए ना सर। हिस्ट्री सीरियस होके पढ़िएगा तो पूरा साधु सन्यासी बन जाएगा, थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। यस यस
आपको पता है जब आप में हंसते हैं पढ़ाई के लिए जब पूरा घर छोड़ देते ये लोग। जब आप हंसते हैं तो आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाता है। स्टूडेंट हाँ? सर ऐसे सर हिस्ट्री के अलावा आप क्या क्या विषय पढ़ाते हैं? तुमको बाबू जिस पेपर में भाषा बोल रहे तकलीफ हैं। होगा तुम हमसे कंसल्ट कर लेना, किसी भी जी पेपर सर, में आप यूपीएससी। यस इसीलिए सर। मेरा कोई दायरा नहीं है कि हम यही पेपर सर आप पढ़ाते सुबह हैं। भी जो ना भी पेपर क्लास लेते हैं सर, तो नहीं, वैसे सुबह नहीं लेते हैं। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम अलग से और भी क्लास ले सकें। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलो। मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट्सएप सर ग्रुप बनाएगा कौन? कोई भी बना देगा मैंने ग्रुप बना दिया है, इसमें लिंक है। हेलो, हाँ हाँ, ओके सर ओके मैंने ओके ग्रुप में संकल्प, लिंक ओके भेज ओके दिया है, ओके। उसमें सभी ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये क्या है? Thank you. अफगानिस्तान और सीरिया में क्या है ये सीरिया लिखी है, अफगानिस्तान और सीरिया में। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? सर तुम लोग आपने यहीं पे बोला था ना कि क्या? राजनीतिक अस्थिरता होती है तो वो देश में विकास नहीं होता है, हाँ तो सर वेरी इसलिए गुड। हाँ, मैंने लिखा था सर। मैं इसी यूक्रेन ग्रुप में में वो यूक्रेन भेज में देता हूँ लिंक, आप लोग देख लेना। ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री। इसलिए हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो, क्योंकि नहीं तो आप हिस्ट्री बहुत बोझिल हो जाएगा। कोई भी पेपर को यूपीएससी में बोझिल मत बनने दो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर पेपर आपके ऊपर हावी हो गया, सब्जेक्ट अगर वो हावी हो गया, देन उसके बोझ में दब जाओ। इसलिए हावी मत होने दो। दूसरी बात, यूपीएससी की एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भी चीज पढ़ रहे हो आप, चाहे अभी आज से 4500 साल पहले का भी पढ़ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर आप कर रहे हो एंशियंट हिस्ट्री में, तो उसका रिलीवेंसी देखो अभी कहाँ है, उसको अभी से देखो, जोड़ो। जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ सर थोड़ा लाउडली बोलिए सर, हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, अभी अभी ज्वाइन किए। और कितना लाउडली बोले बाबू? सर पता नहीं क्यों आपको आपका आवाज नहीं पाते जब ज्वाइन करते हैं क्लास। अच्छा, आप ही के साथ प्रॉब्लम होता है? क्या नाम है आपका? नीतू हाँ, यादव। नीतू आप ही के साथ प्रॉब्लम होता है। बाकी सब जी लोग को सर। प्रॉपर सुनाई दे रहा है? सर मेरे पास ये आवाज नहीं आता। यार तुम जब रिप्लाई देती है तो कांपती काहे है? तेरा आवाज इतना कांपता काहे है? लगता है कोई पीछे से ठोक दिया, वाइब्रेट करने लगती है, ऐसा तुम्हारा आवाज आता है। हम लोग सबके साथ सबके पास आता होगा, ऐसा थोड़ी मेरे पास आता, सबके पास आता होगा। आराम से लेटे हैं सर, इसलिए शायद। हाँ वो इतना तो ठीक है। अब सर थोड़ा वो सा किस लैंग्वेज में बोल रही हैं? वो झारखंडी लैंग्वेज में बोल रही है। वो अभी अपनी मातृभाषा में तो बोली ही नहीं है। अगर मातृभाषा में बोल देगी तो तुम लोग चेयर नहीं पर से उठ सर, ये जाओगे। गलत बात है। वो झारखंडी भाषा नहीं बोल रही है, हो सके वो मराठी, तेलुगु, बिहारी ये भाषा भी बोल रही है। आप गलत बोल रहे हैं सर। हम पता नहीं अब कौन बोल रहा है, तब शायद हमको लगता है कि नहीं तो झारखंडी भाषा बोलेगी तो थोड़ा सा और दिक्कत हो जाएगा। गनीमत मनाओ कि कोई साउथ इंडियन नहीं है। सर ज्योग्राफी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ज्योग्राफी क्लास में क्या हो गया है? स्टार्ट होने वाली है। 15 तो जाइए मिनट रह कब रहे स्टार्ट हैं। होने वाला है? कितने सर, बजे ये से स्टार्ट 20 होता है ज्योग्राफी क्लास? नहीं आता सर, मुझे बताइए। 9:30 बजे से। तो आप लोग को जाना है, क्लास छोड़ दें अभी। वैसे टाइम हम लोग का हो गया 1 घंटे का। आप लोग कहेंगे थोड़ा तो सा कल बढ़ा दीजिए सर, जिसको जाना है वो जाएंगे। आप बताएं। 10 मिनट और कुछ बता देते हैं। ठीक है 10। सर अगर हुमायूं का पार्ट कंप्लीट हो जाने वाला है तो कंटिन्यू करके खत्म कर नहीं, दें। आज कंप्लीट कैसे हो जाएगा? अभी आज नहीं होगा। ओके अभी सर, तो हम लोग इसका अभी तो एक क्लास और लगेगा ही लगेगा। ठीक है तब सर, तो आपको कल हमें सब कंटिन्यू कर लेंगे। यस हाँ, तो सर आप सभी कंटिन्यू परमानेंट आपको करवाइए समझ। सर, और सबसे म्यूट करवा दीजिए सर, ताकि सब पे आराम से सुन सके। हाँ ठीक है, सभी लोग सर ये समझदार बता हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन सुन लीजिए आप। तो सर सुनने के लिए हम बड़े हैं, खड़े हैं, सर जो बोलिए जी। आप 45 ओबीसी लिख रहे हैं, बीसी का मतलब क्या, वही नहीं समझा था सर, बीसी वाला। अब ये भी आप लोग को नहीं ईसापुर पता है। ईसापुर शहर ना। ईसापुर कहते ईसापुर हैं समझते या कितना ईसापुर जाना। ईसापुर मतलब ईसा जीसस से पहले। जीसस का जन्म 1 ईस्वी में माना गया है। तो जैसे सर मान लो उसको बता दीजिए। नहीं पता है, ठीक है। मान लो ये अभी आप कहाँ पे हो? अभी आप 2022 में हो, क्लियर है? 2022 में हो। ईस्वी इसको कहा जाता है, ईस्वी सन। अब 2022 से पहले आओगे 1 ईस्वी में आ जाओगे ना? जी सर, वो ईसापुर होते हैं।
इसी को कहा जाता है, इसी समय ईसा का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। ये हमारा कैलेंडर नहीं है, हमारा कैलेंडर तो भैया और एडवांस है। हमारा कैलेंडर लाखों साल का है। हम लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? हम लोग युग, कल्प, मनवंतर वाला कैलेंडर यूज करते हैं। तो हमारे अनुसार मानव की सभ्यता का विकास बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन ईसाई डोमिनेट किया जब वर्ल्ड कम्युनिटी में, तो बहुत चीज बदलाव आया। एक दिन बताएंगे क्या क्या बदलाव आया, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सब बदला गया। तो यहाँ पे हो गया एक सर से एक दिन ये भी आगे टॉपिक पे बताइएगा सर, ईसा सब बात मसीह के करेंगे। विषय में। ठीक है, तो एक ईस्वी से लेकर के अभी तक जैसे आए, तो ये एडी हो गया, एनो डोमिनी, यानी कि ईसवी सन। अब इससे पहले क्या हो गया? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी, ईसा मसीह से पहले। तो हम जैसे ही कहते हैं कि पेलियोलिथिक पीरियड, या हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, या हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हम कहते हैं वैदिक कल्चर, जैसे ही ये सब टर्म यूज करेंगे तो ये सब के सब बीसी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर देखें तो सामान्यतः 2500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, क्योंकि ये नगरीकृत जब हुआ था तो यहीं से हुआ था। हालांकि इसका विकास 3500 बीसी से शुरू हो गया था, और ये चला था 1700 बीसी तक, सॉरी 1500 बीसी तक, यानी कि 3500 से लेकर के 1500 बीसी तक चला इंडस वैली। अब 1500 से लेकर के चला 600 बीसी तक वैदिक कल्चर, और 600 बीसी से शुरू हो गया भारत में, क्या शुरू हो गया? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे ना आप लोग? वैदिक काल। अरे यार, ये तो 1500 बीसी से शुरू हुआ। 1500 से लेकर के, सुनो, 1500 से लेकर के 1000 तक ऋग वैदिक काल, वैदिक काल यस सर, और 1000 से लेकर के 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यस और सर। 600 से फिर क्या शुरू हुआ? सर एक सर क्वेश्चन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ना? 600 से क्या शुरू हुआ? जनपद काल, जनपद काल, महाजनपद यस सर। ये सर, सब एक भी अब क्वेश्चन बताना है। पड़ेगा। बोलो, अब क्वेश्चन है, डाउट क्लियर कर लो, अब वो छोड़ दो, अब उधर हम लोग हाँ next सर, class में- जैसे बीसी और एडी होता है, तो किसी किसी में सेंचुरी लिखा रहता है, लेकिन किसी किसी वही में same नहीं चीज लिखा है। रहता है। 528 ईसा ऐसे कुछ लिखा रहता है, वो माइनस करके कैसे निकालते हैं? बताएंगे। सर अब एक मिनट, आप बुक्स का थोड़ा नाम सा बताने रीलॉगिन वाले कर। थे स्टार्टिंग में। किसका नाम बताने वाले थे बाबू? सर आप बोले थे बुक्स का नाम बताएंगे लास्ट में, सारे बुक्स का। जो बुक्स हम लोग को पढ़ना है सर। हाँ, बता रहे हैं। जी सेंचुरी कैसे निकालते हैं? हाँ, सेंचुरी, थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो लॉग आउट हो जाएगा। हमको रीलॉगिन करने दो, बार बार मैसेज आ रहा है साइन आउट करने सर का। परेशान हो रहे हैं। हाँ, अब चलो हो गया। अब बोलो क्या बोल रहे हो? ठीक हो गया, बोलो। बुक्स पूछो का क्या नाम पूछ बता रहे हो? दीजिए सर। किस चीज का बुक्स? किसका बुक्स? सर सोशल साइंस की सारी बुक्स का नाम, थोड़ा जो हम लोग को पढ़ना है ओल्ड बुक्स का। अभी हिस्ट्री का बता दें? जी बता दीजिए। हिस्ट्री का? जी हाँ ठीक है। देखो, हिस्ट्री के लिए हाँ बोलो। एनसीईआरटी आप लोग नहीं, एनसीईआरटी से अभी संतुष्टि नहीं मिल रहा आप लोगों को? सर जो बेहतर होगा बता दीजिए। सर एक बुक्स मतलब नाम बता देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सर हम लोग वही बुक्स का नाम बता दीजिए सर, वही हम लोग ले लेंगे। सर जो मेडिएवल के लिए है तो मैंने सतीश चंद्रा लिया हुआ है, तो वो ठीक है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, सर एंशिएंट के लिए मेरे पास आर.एस. शर्मा है, और बहुत अच्छा है। आर.एस. शर्मा अच्छा स्पेक्ट्रम है। भी है यस सर, मॉडर्न के स्पेक्ट्रम, लिए बस स्पेक्ट्रम। ये बस इसे दो ये ठीक है, अच्छा नाम लिए। आर.एस. शर्मा, यस सर, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, और ये एक मिनट, ये एंशिएंट का हो गया सर, एंशिएंट का है आर.एस. मॉडर्न के लिए शर्मा। स्पेक्ट्रम अच्छी है ना सर? स्पेक्ट्रम अबे का यार, Yes, sir. एक जन बोल लो ना, क्या प्रॉब्लम है सबको? तो ये एंशिएंट का ले लो, प्राचीन का, ठीक है। मॉडर्न का ले लो, विपिन चंद्रा और
स्पेक्ट्रम का। सर सर ठीक है लिखिए प्लीज। विपिन चंद्रा, VIPIN। सर सबसे पहले म्यूट करवाइए सर और विस्तार से आप बताइए। और जिसका विपिन भी चंद्रा वीडियो मॉडर्न के चालू है लिए। सर उससे भी ऑफ करवाइए सर, उसके वजह से भी कट रहा है सर। 10-15 हाँ मिनट है उसके लिए शांत से तो पढ़ाई कर ले सर, तभी से तो हंसी हाँ मजाक हो ही रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो विपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए और स्पेक्ट्रम। दरअसल स्पेक्ट्रम में क्या है ना कि 2-3 किताबों को लेकर के खींच करके डाला गया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जितना उसमें दिया है उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्लास करेंगे तो वो सब उतना जानने की जरूरत नहीं जितना उसमें दिया है। फिर भी आप उसको अगर कमांड कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्पेक्ट्रम। और तीसरा हिस्ट्री में मिडाइवल में सतीश चंद्रा सफिशियंट है, एक ही किताब सफिशियंट है, बस इतिहास के लिए इतना है। कल्चरल हिस्ट्री के लिए अगर आपको पढ़ना है, हाँ सर हाँ मैंने बुक खरीदा है, उसमें तीनों है, एंसेंट और मॉडर्न। किसका है? महेश बर्णवाल। महेश बर्णवाल। महेश बर्णवाल तो एनसीईआरटी का बुक है। महेश बड़वाल का। महेश बर्णवाल का किताब तो एनसीईआरटी का ये है, एनसीईआरटी लेवल का है वो, एनसीईआरटी लेवल का। वो ज्यादा आपको मेंस में काम नहीं आएगा। उससे ये है कि पीसीएस विशेष के एग्जाम में आपको मदद मिल जाएगी। एनसीईआरटी बेस्ड होता है वो। जी सर। आपको अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना है देन एक एक कोई भी पढ़ लो आप। RS शर्मा पढ़ लो। हम कहेंगे, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको वाकई में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो एंशिएंट में RS, ये सतीश चंद्रा, और मॉडर्न में आप या तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, दो में से कोई भी एक ले लो। हाँ सर कल्चर हिस्ट्री में बता रहे थे। और आपको एक और बात बता देते हैं, आप क्लास करने के बाद, जब क्लास हम लोग का खत्म हो जाएगा या क्लास कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, एकदम मेरा गारंटी है। हम लोग का जो क्लास टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। हाँ, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देन वो कोई भी किताब पढ़ोगे आसानी से समझ में। जी सर। बस फोकस करना है क्लास पे। क्लास अगर समझ में आ गया देन कोई किताब तुरंत घोट करके पी जाओगे। जैसे गाड़ी अगर चला लिए हो तो कहीं भी दौड़ा लो, पता चल गया है कि भैया क्लच ज्यादा दबाएंगे तो क्लच प्लेट जल सकता है, तो संभल करके दबाना है। तो उसी तरह से समझ जाओ कि कितना हमको पढ़ना है। ये चीज आपको क्लास में हम दायरा दिखाते हैं, इतना ही जानना है। जहाँ पे डेप्थ जाना होगा वहाँ डेप्थ जाएंगे, जहाँ पे ऊपर ऊपर जाना होगा वहीं पर। इसलिए आप ये सब किताब ले सकते हो तो ले लो, लेकिन हमको पता है आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। और भी चीजें, अगर आपको कुछ चीज का आदत, अगर हैबिट बनाना है, तो आपका जो सबसे कमजोर क्षेत्र है उस पर फोकस कर लो। अभी जो आपका सबसे वीक एरिया है तैयारी का, जिसमें आपको डर लगता है, अभी उसी पे फोकस करो। यूपीएससी की तैयारी करने का ये सबसे बेस्ट आपके पास टाइम ये है कि अभी आपके पास जो चीज जिसमें आपको डर लगता है, जिस क्षेत्र में, उस पे फोकस करो। बाकी ये सब तो एकदम हलवा हो जाएगा कुछ दिन में, देखना ना, एकदम हलवा हो जाएगा, जुबानी याद हो जाएगी, गारंटी देते हैं। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन है, ये जो आप बता रहे हैं 2022 का टारगेट है या 23? आपको कब का टारगेट चाहिए? आप कब प्रिपेयर हो? आप खुद देखो, ये मेरा टारगेट से कोई फर्क, हम तो होलिस्टिक पढ़ाएंगे। सर 2022 का तो 22 का तो हम मेंस कहोगे- चल रहा है ना, तो 23 के लिए प्रिपरेशन हुई। मई में एग्जाम है, 28 या 27 मई को प्री देखो का। ये सुन लो, मेरी बात सुन लो, एक बात समझ लो। आईएएस का सिविल सर्विस का एग्जाम ना, सिविल सर्विस का एग्जाम के लिए आप कब तैयार हो उसी समय आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और आखिरी अटेम्प्ट होता है। ये नहीं कि इस साल दे रहे हैं, आपका तैयारी कुछ है नहीं है, जाके बैठ, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप देख लो कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हो, क्या क्लास में कही गई बातें आपको समझ में आ गई है या आ रही है या याद है, आप लिख पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन आप तैयार हो। अगर कुछ पता नहीं है, खाली अपीयर होने से अटेम्प्ट खराब करेंगे, आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, और कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आपके पास अटेम्प्ट है, अनलिमिटेड 6-8 अटेम्प्ट है, तो 2-1 अटेम्प्ट दे करके एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपीरियंस करने में क्या जाता है, बिना अनुभव का तो ज्ञान होता नहीं, बिना ठोकर का आदमी मजबूत होता नहीं, थोड़ा सा खा भी लेना चाहिए। बता दीजिए। आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर क्या चाहिए?
आधा आर्ट एंड कल्चर तो तुम लोग इतिहास में पढ़ लोगे, आधा का 70% इतिहास का हिस्सा है आर्ट एंड। सर वो नितिन सिंह घानिया से थोड़ा बहुत चैप्टर कवर हो जाते हैं। हाँ ले लो नितिन सिंह घानिया की, बाकी तो सब इतिहास में मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में जो सवाल पूछा जाता है ये बता देते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल पूछा जाता है ना, कोई माइक ऑफ है, माइक ऑन है, ऑफ कर लो प्लीज। आर्ट एंड कल्चर का जो सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकतर करेंट ओरिएंटेड होता है। देखो सभी लोग निकल गए हैं यार, कौन कौन बचा है? 3 ही लोग बचा है, प्रीति बची है, गरिमा बची है, बस यही दूर दिखा दे रहा है। बाकी लोग नो सर 19 लोग हैं, 19 लोग हैं। 19 लोग हैं। ओ हमको लगा सब चले गया, हमको अकेले छोड़ के। सर जियोग्राफी नो सर। ज्योग्राफी में बोलो। ज्योग्राफी में सुनो मेरी बात सुनो, ज्योग्राफी किताब पढ़ करके नहीं समझ सकती है। अभी एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट पूछ देंगे तो परेशान हो जाएगी, उबलने लगेगी। अगर कोई ज्योग्राफी से मास्टर है तो उसको भी हम बोल रहे हैं, ज्योग्राफी आप किताब पढ़ करके, वो पूरा साइंटिफिक पेपर है, विशेष करके फिजिकल ज्योग्राफी और तुम्हारा ये, और वो मेन समस्या फिजिकल पे ही होता है कॉन्सेप्ट का, बाकी सब फिजिकल का ही क्लाइमेटोलॉजी हिस्सा है। ज्योग्राफी का अगर ज्योग्राफी का किताब पढ़ना है तो सीसी लॉन्ग का भी अच्छा किताब होता है, सविंदर सिंह का भी अच्छा किताब है। सविंदर सिंह का अच्छा बेस्ट है, बिहारी आदमी है, लिखा है अच्छा, सिंपल सा रहा भाषा। यस सर। क्या नाम बताया ज्योग्राफी वाला का? सविंदर सिंह, सविंदर सिंह, सविंदर सिंह, कविंदर, कविंदर, अरे सविंदर बाबा, कविंदर कहाँ से ले आई थी? सविंदर देख इधर, कविंदर इतना भारी भरकम नाम तुम ले आई, बिरले ही सुनने को मिलता है। कविंदर कहाँ सुन ली? कविंदर नहीं, सविंदर सिंह। ओके सर। हाँ बोल रहे हैं ना कि हिस्ट्री के लिए 6 क्लास से पढ़ना ठीक होगा। हिस्ट्री के लिए 6 क्लास का? पहले सर हमको बताइए। हिस्ट्री के लिए 6 क्लास का, मतलब एनसीईआरटी 6 से 12 तक। 11-12 पढ़ लो ना, हिस्ट्री के लिए काफी है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो, देखो इको कर रहा है। सर बेसिक तो 6 क्लास से ना होता है, पूरा बेसिक तो उतना पढ़ने का जरूरत नहीं ना बाबू, क्यों पढ़ेगी उतना? जो चीज हमको पता है कि वो समझ जाएगी, तो 11-12 का पढ़ लो, बहुत है। सर आज आपका वो जो टॉपिक थे खत्म हो गया क्या सर, जिसको पढ़ा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ, 1 क्लास और लगी। कल कीजिएगा सर, टाइम हो रहा है 2nd क्लास का। सर दूसरी क्लास लगी हुई है। तो जाइए आप लोग, 9:30 हो गया, लगी हुई है तो ठीक है। नेक्स्ट सर थैंक यू सर। चलिए बाय बाय बाय। बता रहे हैं क्या सर? क्या हुआ? कुछ बता रहे हैं क्या? ये कौन पूछ रहा है? मनीषा सर। नहीं कुछ बता नहीं रहे, टाइम ओवर हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब प्राची शर्मा, कोमल, गरिमा, इन लोगों का कोई सवाल नहीं है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग एकदम साइलेंट मोड में रहते हैं। सर है क्वेश्चन एक। बोलो। जैसे आपने टाइम पीरियड बताया था ना, बीसी और एडी, तो जैसे किसी हिस्ट्री में लिखा रहता है 563, 528, तो उसको सेंचुरी में चेंज कैसे करेंगे? उसमें तो सेंचुरी लिखी नहीं रहती है। तो सीधा वो सेंचुरी ही है। खाली बेटा मैं अगर कुछ मतलब नहीं लिखा सेंचुरी उसमें कैसे, हाँ जैसे 1600, 2100 ऐसे होता है ना, उसमें नहीं पता चलता है, तो कैसे मानेंगे माइनस करके? जैसे देखो, मान लो 16वीं शताब्दी लिखी गई, ये टर्म ना, मान लो 16वीं शताब्दी लिखी हुई है। 16वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1500 से लेकर के 1599 तक, ये 16वीं शताब्दी है, ठीक है। अब जैसे नहीं सर, 16वीं किसी में तो लिखा रहता है, किसी में जैसे 528 ईसा लिखा रहता है ना, उस टाइप। तो ईसवी, ईसा का मतलब ईसवी हो गया, एडी हो गया वो। ईसा पूर्व होगा तो यानी बीसी होगा सर। जैसे लिखा होगा 528 नहीं वो तो समझ में आ गया सर, मैं सन की बात कर रही हूँ। 528 किसी में पूरा लिखा रहता है, लेकिन 528 में तो कोई सेंचुरी लगी नहीं रही है। ईसी बीसी तो पता चल रहा है, लेकिन सेंचुरी पता नहीं चल रहा है ना। तो ये तो है ना, 6ठी शताब्दी हो गया है, 6th सेंचुरी हो गया है।
अच्छा 6th सेंचुरी हो गया है, 600 सेंचुरी, सॉरी 600 सेंचुरी, सॉरी छठी शताब्दी मतलब 6 सेंचुरी, सॉरी 6 सेंचुरी हो गया है, 6 सेंचुरी, छठी सर शताब्दी। ठीक है। एक शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। के विषय में भी एक पढ़ाइएगा मिनट सर। समझ, एक शताब्दी का सुन लो, एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, एक सहस्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष, सहस्राब्दी यानी 1000, शताब्दी मतलब 100, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स के लिए बुक बता दीजिए ना। रमेश सिंह का बुक बेस्ट है, पढ़ लो, रमेश सिंह का बुक अच्छा है, या फिर नितिन सिंघानिया भी निकाला है, उसका भी पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, लेकिन इंग्लिश में है उसका, इंग्लिश में है उसका बुक नितिन सिंघानिया का, वो भी अच्छा है। बोलो, और कोई पूछ रहा था? सर हाँ हेलो सर। सर बोलो। आप भी बुक का लिस्ट देने टाइम बोल रहे थे कि कल्चरल हिस्ट्री भी है सर कुछ, सर कल्चरल किसमें? हिस्ट्री भी है क्या कुछ? कहाँ पे सर सिलेबस बुक में? का लिस्ट, हाँ बुक का लिस्ट दिए थे ना सर, एंशियंट मॉडर्न मेडिवल। बुक कल्चरल जो हिस्ट्री है आपका 70% आपका हिस्ट्री में ही हो जाएगा, एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न में नहीं, एंशियंट और मिडाइवल में। जो मॉडर्न कल्चर है वो मॉडर्न कल्चर आपको मिल जाएगा नितिन सिंघानिया, ठीक है, मॉडर्न कल्चर मिल जाएगा नितिन सिंघानिया में, बाकी एंशियंट और मिडाइवल आपको इतिहास में ही मिल जाएगा। बोलो। ठीक है सर, ओके। सर मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है सर स्पेक्ट्रम, उसमें तो सर ठीक है। नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो एंशियंट। मॉडर्न कल्चर आपको कहाँ बोले? हम मॉडर्न कल्चर के लिए तो बोले थे नितिन सिंघानिया, हम कहाँ बोले बिपिन चंद्रा के बारे में या स्पेक्ट्रम? हाँ सर वो समझ गए, लेकिन सर अभी जो बुक लिस्ट दिया था सर ना, उसमें एंशियंट में आर.एस. शर्मा और स्पेक्ट्रम है, तो सर स्पेक्ट्रम भी है क्या एंशियंट में? एंशियंट में स्पेक्ट्रम तो हम नहीं सुने हैं, पता नहीं, हो सकता है निकला होगा, लेकिन आर.एस. शर्मा ले लो, ठीक है। हाँ स्पेक्ट्रम के बारे में हम नहीं जानते। हाँ आर.एस. शर्मा बेस्ट। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? आर.एस. शर्मा सर एक बार सर स्लाइड आप शो कर दीजिएगा क्या सर? स्लाइड भी होगा ना सर? नहीं स्लाइड वाइड नहीं बनाया, टाइम नहीं मिलता है, देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है कि हम अलग से सर एक बार सर स्लाइड सर कर दीजिए ना सर, एक बार सर प्लीज। सर आर.एस. शर्मा जो बोले सर वो हिस्ट्री के लिए था सर, एंशियंट हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री। कोमल आपसे अब कोई सवाल नहीं है? आसिफ खान भुवनेश्वरी, ये सब लोग, पूजा कुमारी, आप लोग का कोई सवाल नहीं है? इसका मतलब आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप लोग को सब कुछ। सर अब अगले क्लास में पूछ लेंगे जो याद रहेगा। ये कौन बोल रहा है? काजल। अच्छा ठीक है। तो हेलो सर स्लाइड नहीं स्लाइड मतलब पीपीटी बोल रही हो? हाँ सर है ना सर वही वाला। अच्छा पीपीटी तो बाबू नहीं बनाए हैं, देखो टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए हम पीपीटी बनाए। तो हमको सर पिछले क्लास में आप कर रहे थे सर इसीलिए। पिछले क्लास में हमको पिछले क्लास में हम इसलिए कर लिए थे पीपीटी क्योंकि हमको उससे पिछले वाला क्लास में आप लोग का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, तो हम परेशान हो गए, तो इस वजह से हम पीपीटी बनाए थे। अब तो हमारा सर आपका क्लास रह गया है सर, इसीलिए हमको बहुत अफसोस हो रहा है, हम क्या बताएं। जैसे बोल रहे हैं सर, हाँ बोलो। जैसे मुगलों से आप पढ़ाए हैं सर, तो इतिहास का विभाजन भी क्या पढ़ाए कि डायरेक्टली आप मुगलों से स्टार्टिंग करवाए थे? नहीं यही मुगलों से ही शुरू किए हैं बात, इससे पहले इतिहास कोई अभी आप लोग को कुछ नहीं। अभी अगर किसी दिन मिलेगा सर तो इतिहास के विभाजनों के विषय में भी बताइएगा ना, वो टॉपिक तो हम लोग पढ़े भी नहीं है, पढ़े लेकिन इतिहास काल विभाजन। जी सर, जैसे कि 3 खंड से हैं, प्राचीन काल, माध्यमिक काल और हम समझ गए आप लोग का, इसका मतलब है कि फंडामेंटल क्लियर नहीं है, यही मतलब है ना फंडामेंटल क्लियर सर ऐप कॉल सर। हाँ मिल जाएगा, आज हम भेज देंगे, कल भेजेंगे सुबह में। देखो अगर थोड़ा सा सुनो मेरी बात, थोड़ा सा और अगर हेल्प लेना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है लाल बत्ती सर, उसका लिंक अभी हम व्हाट्सएप सर मनीषा कुमारी हम बोल रहे हैं सर, हमको नहीं समझ में आ रहा इसलिए हम पूछे आपसे। क्या सर इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा?
पोर्टल पे मिलेगा, हम कल भेजेंगे, आज नहीं भेज पाएंगे, कल भेजेंगे। ठीक है सर, कल ही भेज दीजिए सर, तो कल ही ग्रुप बनाए